हाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल एसके 9210 एट द चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए कि बिहार पुलिस मध्य निषेध के लिए जीके जिसका प्रैक्टिस सेट जो डेली की डेली यानी कि 9 बजे पीएम में क्या होता है, यानी कि 9 बजे रात में जो है डेली की डेली जो क्लास होता है जीके जीएस के लिए होता है। ठीक है, जिसमें कि जीके जीएस से ही जो कि आपका 80% मार्क्स जो है आने वाला है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जीके जीएस पर फोकस करना है। ये चैनल पर नया है तो सबसे पहले जो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि बिहार पुलिस के लिए कोई भी अपडेट जो है सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो आज का प्रैक्टिस सेट जो है ये 16 होने वाला है। इससे 15 जो पहले जो मतलब 15 प्लस प्रैक्टिस सेट जो है ना हो चुका है। यदि वो वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही जो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जुड़कर पिछले सभी वीडियो को देख लीजिए। और हम वही प्रश्न करवाए हैं जो कि कई बार एग्जाम में जो है पूछा हुआ प्रश्न है, और ये आगे जो है भी पूछने की बहुत ज्यादा है संभावना बनती है। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आजाद हिंद फौज की कामना किस देश में संभाली। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 ईस्वी में जो आजाद हिंद फौज की कामना जो है किस देश में संभाली थी, तो यह जो है सिंगापुर में संभाला था। क्या में संभाला था? ये सिंगापुर में संभाला था। देखो, जिस प्रश्न का आंसर आप पहले से जानते हैं उस प्रश्न का आंसर जो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ संभाला था? तो ये सिंगापुर में संभाला था, और ये जो है 1943 में संभाला था। आजाद हिंद फौज का गठन जो ये कब हुआ था? तो यह जो 1 सितंबर 1942 को हुआ था। कब हुआ था? 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। आजाद हिंद फौज का गठन जो है 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह ने किया था, और 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में एक मतलब अस्थायी भारत सरकार की स्थापना की, एवं इसका मुख्यालय जो है रंगून को बनाया। कहाँ बनाया? इसका आजाद हिंद फौज का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये जो रंगून को कहा जाता है। किसको? यह रंगून को कहा जाता है। ठीक है, ये फैक्ट को याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 2 नंबर की साल और सागौन सबसे महत्वपूर्ण पेड़ है। साल और सागौन जो है सबसे महत्वपूर्ण पेड़ है। तो यह जो है क्या है? ये पर्णपाती का पेड़ है। किसका मतलब पेड़ है? यह पर्णपाती का पेड़ है। तो 2 का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि पर्णपाती। देखो, भारत और विश्व के जिस क्षेत्र में यानी कि 100 से 20 सॉरी 100 से 200 सेंटीमीटर 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है, वहां पर्णपाती वन पाई जाती है। भारत और विश्व के जिस क्षेत्र में जो है 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच जहां पर वर्षा मतलब होती है, वहां पर क्या पाई जाती है? पर्णपाती वन पाई जाती है। यह जो है वनस्पति ग्रीष्म ऋतु शुरू होते ही अपनी मतलब पत्ती को क्या करती है? गिरा देती है। और अधिक दृष्टि से पर्णपाती मतलब वन का उपयोग जो अधिक होता है। और पर्णपाती वन का प्रमुख वृक्ष जैसे क्या कहते हैं? सखुआ हो गया, जिसको साल के नाम से भी जाना जाता है, सागौन हो गया, शीशम हो गया, चंदन हो गया, पीपल हो गया, और क्या कहते हैं? बरगद हो गया, महुआ हो गया, आम हो गया, कटहल हो गया। और भारत में यदि बात करें तो भारत में वन जैसे सबसे ज्यादा मतलब मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, मतलब ये इत्यादि राज्यों में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? ये वन पाया जाता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा पाया जाता है तो ये जो है मध्य प्रदेश में, उसके बाद उत्तर प्रदेश, और तीसरा नंबर में अपना बिहार आता है। ठीक है, तो देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 3 नंबर कि किस भारतीय शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम जो है क्या है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है। किस भारतीय शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम पर जो है रखा गया है? तो यह जो नागपुर कहाँ का रखा गया है? ये नागपुर का रखा गया है। देखो, ये जो है नागपुर के मतलब नाम पर रखा गया है। नागपुर को जो ऑरेंज सिटी के नाम से भी जाना जाता है। नागपुर को ऑरेंज सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इस फैक्ट को भी याद रखिएगा। और नागपुर शहर जो है भारत का भौगोलिक केंद्र है। नागपुर शहर जो है ये भारत का भौगोलिक केंद्र होता है। और देश मतलब शून्य मील, देश का शून्य मील कहने का मतलब पत्थर नागपुर में ही स्थित है। देश का शून्य मील यानी कि पत्थर जो है नागपुर में ही स्थित है। और पूना को क्वीन ऑफ डेक्कन कहा जाता है। ये पूना जो है इसको क्या कहा जाता है? तो इसको जो है ना क्वीन ऑफ डेक्कन कहा जाता है। ठीक है, क्वीन ऑफ डेक्कन कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला। और ये हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद जो है ना निजाम का शहर कहलाता है। हैदराबाद को जो निजाम का शहर कहा जाता है। ठीक है, तो ये फैक्ट को याद रखना चाहिए। देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए कीजिए अगला प्रश्न जो है 4 नंबर प्रश्न है। तो वो प्रश्न वही करना है जो एग्जाम में पूछा जाए। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न है 4 नंबर की इनमें से कौन सा संगीत यानी कि वाद्य यंत्र जो इंडो इस्लामिक मूल का नहीं है? इनमें से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र जो है इंडो इस्लामिक मूल का नहीं है? तो ये बीना नहीं है। क्या नहीं है? तो यह जो है बीना नहीं है। ठीक है, बीना जो है संगीत वाद्य यंत्र इंडो इस्लामिक मूल का नहीं है, बल्कि बीना जो है यह तांत्रिक मतलब वाद्य संरचना का मतलब नात्मक होता है। ये क्या होता है? तो बीना तांत्रिक क्या होता है? वाद्यों का संरचनात्मक नाम है। ठीक है, और सरस्वती और नारद बीना के मतलब वादक देव हैं। ठीक है, और बीना में सामान्यतः जो 4 तार होते हैं, बीना में सामान्यतः जिसमें कितने तार होते हैं? तो 4 तार होते हैं। और सितार का आविष्कार जो है ये अमीर खुसरो को कहा जाता है। ये सितार जो है इसका आविष्कार किसे कहा जाता है? ये अमीर खुसरो को कहा जाता है। और ये क्या है? तबला, तबला का आविष्कार किसे कहा जाता है? तो अवनद वाद्य यंत्र है। क्या है? अवनद वाद्य यंत्र है। ये भी याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 5 नंबर की 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मतलब लिया गया था? 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय जो है ये कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था?
तो ये लाहौर अधिवेशन में लिया गया था। किस अधिवेशन में लिया गया था? या जो लाहौर अधिवेशन में लिया गया था। कहने का मतलब जो है 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय जो है कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में लिया गया था। और 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को ऐतिहासिक कारणों से मतलब संविधान मतलब जो है लागू किया गया था। ठीक है, और भारत को गणतंत्र घोषित किया गया 26 जनवरी 1950 को। और दिसंबर दिसंबर 1930 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1930 में ने अध्यक्षता में मतलब पूर्ण स्वराज को मतलब कांग्रेस ने अपना क्या किया, लक्ष्य घोषित किया। और लाहौर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे कि अधिवेशन में सामान्य अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का भी निर्णय लिया गया। ठीक है, और बात कर लें तो आंदोलन की शुरुआत से पहले ही गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के सामने अपने मतलब 11 सूत्री मांगों को मतलब रखा, जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता की मांग शामिल नहीं थी। ठीक है, बल्कि वायसराय इरविन ने जो है इसे मतलब अस्वीकार कर दिया। और 12 मार्च 1930 को गांधी जी के प्रसिद्ध यानी कि दांडी मार्च प्रारंभ कर दिया गया। ठीक है, तो ये सभी फैक्ट को मतलब याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है मतलब सम्मिलित नहीं है? तो यह जो है ना पूरा सार्वजनिक सभा मतलब फिरोज शाह मेहता 1800 मतलब क्या है 67, ये नहीं होगा। क्या होगा? तो ये जो है ना नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है नहीं होगा। और ये पुनः सार्वजनिक सभा जो है फिरोज मेहता 1817 सम्मिलित नहीं है। ठीक है, ये पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है एम.जी. रांडे ने किया था। सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है यह एम.जी. रांडे ने किया था। और पुनः सार्वजनिक सभा मतलब जो है पश्चिम भारत के प्रथम महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन था। पश्चिम भारत का मतलब महत्वपूर्ण क्या था? तो यह जो राजनीतिक संगठन था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए कीजिए अगला प्रश्न जो कि 7 नंबर है, स्क्रीन पर आ चुका है कि विश्व का सबसे डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा जिसका क्षेत्रफल है, देखो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है जिसका क्षेत्रफल जो है 75,000 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? ये जो 75,000 वर्ग किलोमीटर है। यदि हम इसकी बात करें तो सुंदरवन का डेल्टा ये जो भारत बांग्लादेश में विस्तृत है, सुंदरवन का डेल्टा जो है यह भारत और बांग्लादेश में क्या है, विस्तृत है। यहाँ जो है मैंग्रोव वन भी पाया जाता है, ये भी याद रखना। यहाँ पर जो है मैंग्रोव वन भी पाया जाता है जो कि जैव विविधता का केंद्र है तथा पर्यावरण की दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, और यदि बात करें कि नदी डेल्टा का निर्माण जो है अपने मुहाने पर यानी कि वृद्धावस्था में कार्य करती है। और नदी के निपेचन की क्रिया मतलब द्वारा बनाने वाली स्थलाकृतियों जैसे कि यह महत्वपूर्ण आकृति है। ठीक है, और इसका आकार जो है त्रिभुज के समान है, ये भी याद रखना। इसका आकार कैसा है? तो एकदम जो है त्रिभुज के आकार का है। लेकिन लेटिन में डी को डेल्टा कहते हैं। लेटिन में जो है डी को क्या कहा जाता है? डेल्टा कहा जाता है। इसी आधार पर इस आकृति को डेल्टा कहा गया। ठीक है, और नदी जब मतलब जो है सागर में गिरती है तो प्रवाह मार्ग में मतलब क्या करता है, अवरोध तथा गति में अत्यधिक कमी के कारण अपने मतलब द्वारा लगाए गए निरपेक्षों को मुहाने का जमा मतलब कर देती है। ठीक है, तो ये सभी फैक्ट को याद रखना चाहिए। देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए कीजिए अगला प्रश्न 8 नंबर की अरब सागर और भारत की खाड़ी जुड़े हुए हैं, मतलब किससे जुड़ा हुआ है? तो यह जो है ना हारमुज जलडमरू मध्य से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? तो यह हारमुज जलडमरू मध्य से जुड़ा हुआ है। और ये पाक ये जलडमरू मध्य जो है ये क्या है? तो ये पाक जलडमरू मध्य जो है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को मतलब जोड़ती है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ती है। ठीक है, उसके बाद जैसे बाब अल क्या है, मेडोएब जल डमरू मध्य, ये क्या है? तो यह जो है जल डमरू मध्य यानी कि लाल सागर एवं अरब सागर को जोड़ती है। यह जो है लाल सागर और अरब सागर को जोड़ती है। ठीक है, क्या करती है? लाल सागर और अरब सागर को ये जोड़ती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए कीजिए अगला प्रश्न जो कि 9 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थान का दैनिक तापांतर मतलब उच्चतर होता है? निम्नलिखित में से कौन से स्थान का दैनिक तापांतर जो क्या होता है, तो एकदम से उच्चतम होता है। तो ये देखो दिल्ली का होता है। कहाँ का होता है? ये जो दिल्ली का होता है। और दिल्ली स्थान का दैनिक तापांतर जो बहुत उच्चतम होता है। दिल्ली जो है ना रासायन मतलब हिल्स का पर अवस्थित है। यह जो है रासायन हिल्स पर क्या है, अवस्थित है। और समुद्री तटीय क्षेत्र में दैनिक तापांतर कम पाया जाता है। समुद्री तटीय क्षेत्र में क्या होता है? तो दैनिक तापांतर जो क्या होता है वो कम पाया जाता है। कहने का मतलब जैसे कि मद्रास हो गया, दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, ये सब क्या है, समुद्र तट के समीप है। इसी कारण से दैनिक तापांतर यहाँ क्या है, बहुत कम है। क्या है? दैनिक तापांतर जो यहाँ पर क्या है, बहुत कम है। और रेगिस्तान क्षेत्र में भी, रेगिस्तान क्षेत्र में जैसे कि दिन रात के बीच तापांतर अधिक पाया जाता है। रेगिस्तान क्षेत्र में जो है दिन रात में क्या होता है, तापांतर अधिक पाया जाता है, लेकिन दिल्ली में बहुत कम पाया जाता है। ठीक है, तो नौ का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा कि दिल्ली। ठीक है, लेते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 10 नंबर, कीजिए फटाफट। देखिए जिस प्रश्न का आंसर आप पहले से जानते हैं उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा है? बद्रीनाथ जो है यह किस नदी के तट पर जो है बसा हुआ है? तो बद्रीनाथ जो है अलकनंदा नदी पर बसा हुआ है।
किस नदी पर बसा हुआ है? यह जो अलकनंदा नदी पर बसा हुआ है। और अलकनंदा का उद्गम मतलब स्रोत की बात करें तो बद्रीनाथ के ऊपर यानी कि सतोपथ सतोपथ यानी कि हिमानी, क्या है हिमानी, जिसको कि अलकापुरी भी कहा जाता है, और हेमनद से है, ठीक है। और देव प्रयाग में, और यह जो है देव प्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा कहलाती है। ये भी याद रखना है, देव प्रयाग में जो है ना ये अलकनंदा नदी और क्या कहते हैं भागीरथी, ये दोनों मिल जाता है और वहां पर क्या कहलाता है? गंगा नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और कुछ है, कुछ तो नहीं है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए कि टोम्बोलो स्थलाकृति का निर्माण जो है किस प्रक्रम द्वारा होता है? टोलो क्या है? टोम्बोलो स्थलाकृति का निर्माण जो है यह किस प्रक्रम द्वारा होता है? देखो ये सागरीय जल के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? यह जो है सागरीय जल के द्वारा होता है, ठीक है। यदि हम इसकी बात करें तो जैसे गीजर हो गया, जैसे गीजर हो गया, डोलाइन हो गया, भूमिगत जल का उदाहरण मतलब क्या बहुत सारा स्थलाकृत है, ठीक है। जैसे देखो फ्योर्ड क्या होता है? एक फ्योर्ड होता है जिसे मतलब ड्रमिल कहा जाता है, हेमनद हो गया, मतलब ये भी क्या है? एक तरह का स्थलाकृत है। जैसे फिर लेगुन हो गया, लोयस हो गया, पवन हो गया, ये सब ये क्या है? स्थलाकृत है, ठीक है। तो देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 12 नंबर कि कॉकपिट कॉकपिट ऑफ यूरोप किस देश को कहा जाता है? कॉकपिट ऑफ यूरोप जो है यह किस देश को कहा जाता है? तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि बेल्जियम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो बेल्जियम को कहा जाता है। कॉकपिट ऑफ यूरोप जो है किस देश को कहा जाता है? यह बेल्जियम को कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाता है? तो देखो ऑस्ट्रेलिया को जो है प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाता है? तो प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, ठीक है। ये भी याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 13 नंबर कि पहाड़ की ढलानों पर मुख्य रूप से क्या उगाया जाता है? पहाड़ की ढलानों पर जो है मुख्य रूप से क्या उगाया जाता है? तो यहाँ पर देखो चाय उगाया जाता है। क्या उगाया जाता है? तो चाय उगाया जाता है। पहाड़ की ढलानों पर मुख्य रूप से क्या उगाया जाता है? तो यहाँ पर जो है चाय उगाया जाता है। तो भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन किस राज्य में होता है? ये याद रखना है। ये जो है असम राज्य में होता है। और कॉफी सबसे ज्यादा कर्नाटक में होता है, ये भी याद रखना है, ठीक है। और विश्व में ब्राजील हो जाएगा। भारत में जैसे चाय की बात करें तो भारत में सबसे चाय जो किस राज्य उत्पादन करता है? असम राज्य करता है, ठीक है। और मतलब क्या कहते हैं, जैसे कहवा कहवा उत्पादन में जो है कर्नाटक जो है प्रथम स्थान पर आता है। भारत में जैसे दार्जिलिंग में उच्चतम किस मतलब चाय का उत्पादन जो होता है, ठीक है। और भारत में चाय का बगान सर्वप्रथम जो है ये कब हुआ? 1885 में। क्या है? 1835 में। कब? तो ये जो 1835 में 1835 में असम में लगाया गया था, ठीक है। और विश्व में पूछेगा कि विश्व में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो ये चाइना करता है, ठीक है। भारत चाय का सबसे बड़ा उपयोग मतलब करने वाला देश है, ठीक है। यही याद रखना, भारत जो है चाय का सबसे बड़ा मतलब उपयोग क्या करना यूज करने वाला मतलब देश है। और सबसे ज्यादा चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये चीन, सॉरी मतलब क्या कहते हैं, चीन में होता है, यानी कि देश में, चाइना में होता है। भारत में कहाँ होता है? ये असम में होता है, ठीक है। तो ये सब फैक्ट को भी याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए कीजिए अगला नंबर प्रश्न क्या है कि 14 नंबर प्रश्न है कि मूंगफली भटकल बंदरगाह जो है किस राज्य में स्थित है? मूंगफली भटकल बंदरगाह जो है किस राज्य में स्थित है? तो देखो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। भारत में मुख्य भूमि से कहने का मतलब 6100 किलोमीटर 6100 किलोमीटर लंबी तट रेखा पर बंदरगाहों की संख्या कुल कितना है? 226 है। कितना है? 226 है। जिसमें लेकिन इसमें मात्र जो है ना 150 बंदरगाह ही जो है क्रियाशील माने जाते हैं, बल्कि सब नहीं, ठीक है। कितना? 165 कितना 165 बंदरगाह जो है क्रियाशील है, अभी मतलब है। लेकिन भारतीय तट रेखा का कम मतलब कटा फटा होना, मतलब किनारों का मतलब चटपटा होना क्या होता है? ये सब होता है। और भारत के 13 प्रमुख बंदरगाहों में से देश का 90% से अधिक विदेशी व्यापार संचालित होता है, ये भी याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए कीजिए अगला नंबर प्रश्न है 15 नंबर कि किस प्रस्ताव को सरकार के विरुद्ध यानी कि निंदा प्रस्ताव माना जाता है? किस प्रस्ताव को जो है सरकार के विरुद्ध जो है निंदा प्रस्ताव माना जाता है? तो यह जो है स्थगन प्रस्ताव को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्थगन प्रस्ताव को। और यदि इसकी हम बात करें जैसे निंदा, क्या है निंदा प्रस्ताव? यह जो मंत्री परिषद अथवा किसी एक मंत्री के विरुद्ध उसकी क्या करता है? विफलता का खेद अथवा शेष व्यक्त करने के लिए मतलब किया जाता है, ठीक है। और निंदा प्रस्ताव में जैसे निंदा के कारणों का उल्लेख करना मतलब क्या है? अनिवार्य होता है, ठीक है। और ये प्रतिस्थापन प्रस्ताव जो है ये क्या करता है? इसके द्वारा जो है ना कानून के स्थान पर लगाया जाता है। प्रस्ताव जो है कानून के स्थान पर लगाया जाता है, ठीक है। तो इस फैक्ट को याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है जो कि 16 नंबर यदि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक पर कदाचार तथा असमर्थता का आरोप लगाया जाता है तो मतलब वह जो है क्या पदयुक्त होगा मतलब किस लिए मतलब वो जो है पदयुक्त होगा, ये पूछ रहा है। तो वह जो है सांसद के दोनों सदनों के समावेदन पर होगा। किस पर होगा? तो सांसद के दोनों सदनों के समावेदन पर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ये जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। और ये अनुच्छेद 148 से 151 के बीच यानी कि केग, जिसको मतलब केग के संबंध से होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 17 नंबर
कि निम्नलिखित किस अनुच्छेद में जो राज्यसभा को यह अधिकार है कि 2/3 यानी कि 2/3 बहुमत से किसी नई अखिल भारतीय सेवा को स्थगित करे। तो यह अनुच्छेद 312 क्या है? अनुच्छेद 312, ठीक है। यदि अनुच्छेद 312 की बात करें तो अखिल भारतीय सभा, जैसे इसमें किसी बात के होते हुए भी यदि राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 जो सदस्य द्वारा समर्पित संकल्प द्वारा यह घोषित किया गया कि राष्ट्रीय हित में क्या है, राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन होता है, ठीक है, जो कि संसद विधि द्वारा संघ और राज्य के लिए सीमित एक मतलब अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के लिए मतलब क्या होता है, तो उपन सकेगी, ठीक है। और इस अध्याय के और उपबंधों के अधीन रहते हुए भी किसी ऐसी सेवा की जिसमें भर्ती और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमित कर सकेगी, ठीक है। मतलब ये आता है अनुच्छेद 312 के तहत। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो यदि किसी भी प्रश्न का आंसर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम फिर से उसका सोल्यूशन देंगे, ठीक है। तो 18वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका मूल संविधान में समावेश नहीं था। निम्नलिखित में से किसका जो है मूल संविधान में जो है समावेश नहीं था। तो यह जो है मूल कर्तव्य का नहीं था, किसका नहीं था, तो यह जो है मूल कर्तव्य का नहीं था, ठीक है। और ये मूल कर्तव्य जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा आता है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया, ठीक है। और यह जो नागरिकता यानी कि भाग 2 के अनुच्छेद 5 से लमसम 11 के बीच मतलब वर्णित है, ठीक है। और मौलिक अधिकार जो भाग 3 के मतलब अनुच्छेद जो 12 से 35 में बीच के वर्णित है, ठीक है। और नीति निर्देशक तत्व क्या है, ये जो नीति निर्देशक तत्व जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है कि नीति निर्देशक तत्व यह जो भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में आता है, 36 से 51 के बीच में आता है। और ये मौलिक कर्तव्य जो है, ये मौलिक अधिकार, ये मौलिक कर्तव्य, ठीक है, ये मौलिक कर्तव्य जो है ये जो अनुच्छेद 51 क में वर्णित है, ये भी याद रखना है। ये मौलिक कर्तव्य जो है ये अनुच्छेद 51 क में वर्णित है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए कीजिए अगला प्रश्न जो कि 19 नंबर प्रश्न है कि मैंगो सावर किस राज्य के फलों को पकाने में सहायता करता है। मैंगो सावर जो है किस राज्य के फलों को पकाने में सहायता करता है। तो यह कर्नाटक राज्य के किस राज्य के पकाने में मतलब फलों को फायदा करके कर्नाटक राज्य के फलों को पकाने में क्या करता है, सहायता करता है, ठीक है। तो देखो अप्रैल महीना में यहाँ पर जो अप्रैल महीना में जो है भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा होती है, ठीक है। और जिस मालाबार के आम मतलब जैसे आम हो गया, आम उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में जैसे क्या आम बौछार होता है, क्या होता है, आम जो है ना बौछार होता है। जबकि कर्नाटक कहवा उत्पादन करने वाला क्षेत्र में फूलों की बौछार होती है, ठीक है, वहाँ फूलों का बौछार कहा जाता है, ठीक है। और मार्च अप्रैल महीनों में जो है ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र में स्थानीय कारणों से मार्च अप्रैल में जैसे कि महीने में क्या होता है, ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थानीय कारणों से वर्षा होती है जिसे वसंत की बौछार कहा जाता है, ठीक है। और अरब सागरीय शाखा पश्चिमी घाट पर्वत से निकट टकराती है, क्या होती है, यह जो अरब सागर जो है वो वहाँ पश्चिमी घाट पर्वत से क्या करती है, टकराती है। और इस पर्वत के ढाल पर काफी वर्षा होती है, ठीक है। और इस पर्वत की ढाल पर क्या होती है, काफी वर्षा होती है। तो यहाँ पर जो 19 का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि कर्नाटक, ठीक है। तो देखते हैं अगला प्रश्न को। देखो हम बेर कर रहे हैं, यदि आपको किसी प्रश्न का आंसर समझ में नहीं आ रहा है तो उसका मतलब जो कमेंट में हम बता सकते हैं, उसका आंसर जो हम फिर से देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए 20 नंबर प्रश्न कीजिए कि किस संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा यानी कि लोकसभा की कार्यकाल को 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया है। किस संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया। तो यह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कर दिया गया है, किसके द्वारा, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसको कर दिया गया है, ठीक है। और देखो 42वें संविधान संशोधन की बात करती है, इसे जो है 1976 में मतलब जो है किया गया, जिसे इसे जो है मिनी संविधान संशोधन भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इसे जो है मिनी संविधान संशोधन भी कहा जाता है। और 45वां संविधान संशोधन जो है ये जो है ऑप्शन नंबर सी, और यहाँ पर मतलब 4 लग गया है, मतलब थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ 45 होगा, ठीक है। तो 45वें संविधान संशोधन 1980 में किया गया, ठीक है। और इसके द्वारा जो है लोकसभा और राज्यसभा यानी कि विधानसभा में मतलब क्या होता है, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जातियों के आरक्षण में मतलब 10 वर्ष की मतलब वृद्धि की गई है, ठीक है। और यदि 61वां की बात करें ऑप्शन नंबर डी में जो कि 61वां किया हुआ है, यदि इसकी बात करें तो यह जो इसकी संविधान मतलब 61वां संविधान संशोधन जो है 1900 करते हैं 1989 में 1989 में किया गया। और इसमें जो है मतदान की आयु 21 से घटकर 18 वर्ष कर दिया गया है, ठीक है। मतलब पहले कितना था, तो 21 वर्ष था, लेकिन अब मतलब कितना कर दिया गया है, तो ये 18 वर्ष कर दिया गया है मतदान करने के लिए। किसके तहत कर दिया गया है, तो ये जो है 61वें संविधान संशोधन के द्वारा कर दिया गया है, ठीक है। तो ये हो गया। यदि 42वें संविधान संशोधन की बात करें जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 5 से 6 वर्ष कर दिया गया था। पहले इसके द्वारा लोकसभा का कार्यकाल कितना था, तो 5 वर्ष था, लेकिन अब इसके द्वारा क्या कर दिया गया, तो इसको जो है 6 वर्ष के लिए कर दिया गया है, ठीक है, या 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो 20 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 44वें संविधान संशोधन, ठीक है। तो मिलते चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 21 नंबर की सेल की स्थापना कब की गई थी। सेल की स्थापना जो है इसे कब की गई थी। तो इसे जो 1974 में किया गया है, कब किया गया, 1974 में जो है कि सेल की स्थापना किया गया है, ठीक है। और ये भेल क्या होता है, सेल, ठीक है, सेल की स्थापना 1984 में किया गया था, ठीक है। और भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि सेल के मतलब जो सार्वजनिक क्षेत्र जैसे दुर्गापुर हो गया,
ठीक है, राउरकेला हो गया, भिलाई हो गया, बेकारो हो गया, और क्या आता है जैसे बर्ररपुर हो गया, सेलम हो गया, भद्रावती हो गया, ये सब आता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है 22 नंबर की, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक 10 की वृद्धि किस राज्य में हुई थी? किस राज्य में हुई थी? तो ये मेघालय राज्य में हुआ था। किस राज्य में हुआ था? ये मेघालय राज्य में हुआ था। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेघालय राज्य में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 23 नंबर की, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किसने कहा था कि तख्ते लंदन तक चलेगी तेगे हिंदुस्तान की? तो ये किसने कहा था? और ऑप्शन मतलब दिया हुआ है नीचे, वो भी दिखा देते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किसने कहा था कि तख्ते लंदन तक चलेगी मतलब तेगे हिंदुस्तान की? तो यह जो है ना किसने कहा था? तो यह जो है ना बहादुर शाह जफर ने कहा था। किसने कहा था? जिसे जो है बहादुर शाह जफर ने कहा था। ठीक है, और राष्ट्रीय स्वतंत्रता 1857 के समय, राष्ट्रीय स्वतंत्रता 1857 के समय दिल्ली के मतलब गद्दी पर बहादुर शाह जफर यानी कि पसादीन थे, जिन्होंने 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली से नेतृत्व किया था, जिन्होंने कहा था कि तख्ते लंदन तक चलेगी तेगे हिंदुस्तान के, और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जो कि मोहम्मद इकबाल द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया? मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया है। ये भी याद रखिएगा, सारे जहां से अंधा अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसे जो किसने लिखा था? इसे जो है मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। ये भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 24 नंबर की, आर्थिक विकास का वास्तविक अर्थ क्या है? आर्थिक विकास का जो है वास्तविक अर्थ जो है क्या है? देखो, आर्थिक विकास का वास्तविक अर्थ जो है यह प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में वृद्धि है। क्या है? प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में क्या है? वृद्धि है। और राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान जो है सेवा क्षेत्र का, ये भी याद रखना है। राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान जो है किस क्षेत्र का है? ये सेवा क्षेत्र का है। और भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य गोवा है। ठीक है, और तथा सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य जो है ये बिहार है। और हिंदू वृद्धि मतलब पर राष्ट्रीय आय में मतलब कहने का मतलब 1950 से 90 के दशक तक की औसत मतलब माने तो वृद्धि में दर था, मतलब कितना था? 3.5% से 4% था। ठीक है, 3.5% से 4% तक था। और कहते हैं राजकृष्णा ने हिंदू विकास दर की मतलब क्या क्या अवधारणा किया है? किसने किया है? रामकृष्ण, मतलब क्या फिर आ जाता है राम, मतलब राजकृष्ण, किसने? राजकृष्णा ने जो हिंदू क्या किया? हिंदू विकास की दर के मतलब क्या किया? अध्यक्षता किया था। ठीक है, तो देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 25 नंबर। देखिए हम बेर बेर कर, यदि आपको किसी भी प्रश्न का आंसर समझ में नहीं आ रहा है तो उसको मतलब जो कमेंट में जरूर बताइए, हम उसका रिप्लाई फिर से देने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न है 25 नंबर की, भारत में हिंदू वृद्धि दर किस विषय से संबंधित है? भारत में हिंदू वृद्धि दर जो है किस विषय से संबंधित है? तो यह राष्ट्रीय आय से संबंधित है। किससे संबंधित है? यह राष्ट्रीय आय से संबंधित है। तो लिखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न जो कि लास्ट प्रश्न कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थान कि विभिन्न देशों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है? अल्पकालीन जो है ऋण प्रदान करता है। देखो यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष करता है। कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, और ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, जैसे IMF के सदस्य के मतलब भुगतान जो है संतुलन में सहयोग देता है। ठीक है, और इसके मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वाशिंगटन DC में स्थित है। और इसकी स्थापना जो है 27 दिसंबर 1945 को किया गया था। ठीक है, और दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। यह जो है दीर्घकालीन ऋण क्या करता है? उपलब्ध करवाता है। कौन करवाता है? तो ये करवाता है अंतर्राष्ट्रीय बैंक IBRD। ठीक है, ठीक है, और ये IBRD को मतलब विश्व बैंक के नाम से भी जाना जाता है। IBRD को जो है विश्व बैंक के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सबसे पहले जो है दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, और यदि चैनल पर नया है तो सबसे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर ले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक